बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछली बार भी जब मैं गांव गया तो मेरे दोस्त मुझसे मिलने आए। इत्तेफाक से उस दिन नाना की हवेली की खवातीन उनके भतीजे की शादी की तकरीबात के सिलसिले में दूसरी हवेली गई हुई थी और मर्द जमीनों पर। हम दोस्त बैठक में बैठने के बजाय खाली हवेली के सबसे घने दरख्त के नीचे बड़े तख्त पर बैठकर गप्पे हाँकने लगे। फैसल ने चारों तरफ नजरें घुमाकर हवेली का जायजा लिया और फिर बोला, यार, तुम्हारे नाना की हवेली ना सिर्फ वसी है बल्कि खूबसूरती में भी किसी आली शान बाग से कम नहीं। तुम्हारे मामूओं ने काफी मेहनत की हुई है इस पर। मेरे मुंह से गलती से निकल गया कि हाँ, जभी तो ये हवेली जिन्नात की पसंदीदा रही है। मेरा ये कहना था कि जुनैद फौरन ही बोल पड़ा, हाँ यार, मैंने अपनी दादी से सुना है कि हाफिज रबनवाज की हवेली में जिन्नात का बसेरा रहा है। ये किस्सा है क्या? जरा सुनाओ तो। और फिर तीनों जिन मुझे इंसानों की तरह चिपक गए। तो मैंने उनसे कहा, गांव में रहते तुम हो और हवेली के जिन्नात की बात सुनाऊं मैं? वाह, कमाल है भाई। मगर उन्होंने इतने प्यार से फरमाइश की तो मुझे कहना पड़ा कि लगता है तुम लोगों को अनदेखी मखलूक के बारे में जानने का बहुत शौक है। तो चलो, हवेली के जिन्नात की बात तो मैं तुम्हें बाद में सुनाऊंगा। पहले मैं तुम्हें जिन्नात के हवाले से इसी गांव की एक बहुत मजेदार बात सुनाता हूँ और मुझे उम्मीद है कि उसके बारे में भी तुम्हें ज्यादा इल्म नहीं होगा। वो तीनों बड़े इश्तियाक से सुनने लगे तो मैंने कहना शुरू किया। खादिम हुसैन, जो कि मेरी वालदा के मामू यानी मेरे नाना लगते हैं, गुलाम फरीद और गुलाम अजीज दोनों भाई, और अल्लाह दाद चौहान, किसी जमाने में इन चारों की बड़ी पक्की दोस्ती हुआ करती थी और उनकी रोजाना की महफिल गुलाम फरीद की बैठक में जमा करती थी। इन चारों में पांचवें गुलाम फरीद और गुलाम अजीज की वालदा रहमत बीबी हुआ करती थीं, जिन्हें सब माँ बोलते थे। ये सब बड़े ज़हीन लोग थे, ये तो तुम सब जानते ही हो। सब ने सर हिलाकर तस्दीक की तो मैंने आगे कहना शुरू किया। उन्हीं दिनों गांव में ये बात मशहूर हो गई थी कि कभी कभी इस बैठक के दौरान खादिम हुसैन को जिन्नात का दौरा पड़ता है और वो बेहोश हो जाता है, और जिन्नात उस वक्त वहां मौजूद लोगों से बाकायदा बातें भी करते हैं। फिर ये बात भी सुनी गई कि खादिम हुसैन पर एक ही जिन आता है, उसका नाम शेर मोहम्मद है। ये जिन हर मंगल को आता है और इसी दौरान उससे जो भी बात पूछी जाए वो बेहोश खादिम हुसैन की शक्ल में जवाब देता है। ये सुनकर लोग अपने मसाइल और परेशानियों के बारे में उससे सवाल करने आने लगते। जिन इन्हें उनके खानदानों की तारीख और उसमें से गुजरे बड़े बड़े वाकयात बताकर उनका मुनासिब हल बताता। मसलन वो कहता कि 30 साल पहले जब तुम्हारे खानदान में फलां वाकया हुआ तो ये मसला वहां से पैदा हुआ और ये इस तरह हल होगा। जो भी आता बड़ा हैरान होता। ये सब कुछ बताने के लिए शेर मोहम्मद की एक मामूली सी फीस थी, और वो फीस थी 2 देसी मुर्गियों की दावत, मगर पकी हुई नहीं बल्कि जिंदा मुर्गियां और थोड़ा सा सामान, मसलन घी, मसाला, प्याज, टमाटर वगैरह वगैरह। क्योंकि शेर मोहम्मद सिर्फ अल्लाह दाद चौहान के हाथ का पका हुआ खाता था। अल्लाह दाद बड़ी मेहनत से पकाता। उसके बाद उसी बैठक में ये पांचों अफराद इस दावत में शरीक होते, जबकि दावत खिलाने वाले फर्द की शिरकत लाजमी होती। जब दस्तरख्वान सज जाता और खाना शुरू करने का वक्त आता तो दिया खुद ब खुद बुझ जाता, बंद कुंडी खुद ब खुद खुल जाती और बैठक के दरवाजे के दोनों क्वाड भी चौपट खुल जाते। ये इस बात की निशानी होती कि जिन शेर मोहम्मद खाने में शिरकत के लिए आ गया है। बस फिर सारे लोग दस्तरख्वान की एक तरफ हो जाते और गुलाम फरीद ये कहकर दूसरी तरफ शेर मोहम्मद को बैठने की दावत देता कि भाई शेर मोहम्मद यहाँ आ जाइए, और फिर थोड़ी देर में खाने का सफाया हो जाता। यहाँ तक पहुंचकर जब मैंने उनके चेहरों की तरफ देखा तो उनकी दिलचस्पी और हैरानी इंतहा को पहुंची हुई थी। फौरन बोल पड़े, अच्छा, फिर ये कि गांव में जगह जगह यही शेर मोहम्मद की बातें होने लगी। मगर गांव के कुछ लोग इस सारी बात को झूठ और इस ग्रुप की शरारत समझते थे, लेकिन उनके पास साबित करने के लिए कोई दलील नहीं थी। एक दिन ऐसा हुआ कि उन लोगों ने 3-4 लोगों का ग्रुप भेजा। वो लोग गुलाम फरीद की बैठक पर आए, सबके साथ बैठकर चाय पी, शेर मोहम्मद से काफी सवालात भी करते रहे। जब रात काफी हो गई तो मंसूबे के तहत उन्होंने जिनसे कहा, अगर वाकई ये खादिम हुसैन और उसके ग्रुप की शरारत नहीं है तो अभी और इसी वक्त गर्मा गर्म जलेबियां खिलाओ। तुम जिन हो तो कहीं से भी ले आओगे, तुम्हारे लिए क्या मुश्किल है। ओहो, फिर क्या हुआ? जुनैद फौरन बोल पड़ा, हा हा हा, भाई सांस तो लेने दो। फिर होना क्या था?
बेहोश खादिम हुसैन के अंदर से शेर मोहम्मद गुस्से से बोला, शेर मोहम्मद को आजमाते हो, जाओ सामने वाले स्कूल की छत से जाकर जलेबियां ले आओ। मगर स्कूल की छत पर जाने की किसी में जुर्रत नहीं थी, सब डर रहे थे। बिलाखिर शेर मोहम्मद ने अल्लाह दाद से कहा, तुम जाओ, कुछ नहीं होगा। जब अल्लाह दाद वापस आया तो उसके हाथ में गर्मा गर्म जलेबियों का थाल था, जिसे सब ने मिलकर खाया और शेर मोहम्मद को मान गए। इसके बाद शेर मोहम्मद ने ये कहकर उनसे 5 गुना ज्यादा पैसे वसूल किए कि जलेबियां खाने का शौक था तो पैसे देते जाओ, हम जिन हैं, हलवाई नहीं, खरीद कर लाए हैं, चोरी हमारी आदत नहीं। इससे भी अजीब बात यह कि गांव की दोनों बस्तियों के दरमियान कब्रिस्तान वाले रास्ते पर पीलू का जो पुराना और घना दरख्त पड़ता है, शेर मोहम्मद का कहना था कि उसके खानदान का ठिकाना उसी दरख्त पर है। और वाकई मगरिब के बाद उस दरख्त पर चरागा हो जाता। जलते हुए चरागों की लटकती झालरें आधी रात तक दरख्त को रोशन रखती। गांव के आम लोगों ने तो क्या, बड़े बड़े दिलेर लोगों ने वहां से गुजरना छोड़ दिया था। यहाँ तक कि गांव के उन सादात और पीरों ने भी वहां से आना छोड़ दिया था कि जिनका काम ही जिन भगाने का और तावीज देना था। ओहो, अच्छा, मगर अब तो वो जिन नहीं है, आखिर वो कहाँ गया? वलीद ने आंखें फाड़ कर पूछा। हाँ, उस जालिम जिन ने खादिम हुसैन की जान उस वक्त छोड़ी जब गांव के सादात में से पीर हबीबुर रहमान शाह साहब ने उस जालिम जिन ने खादिम हुसैन की जान उस वक्त छोड़ी जब गांव के सादात में से पीर हबीबुर रहमान शाह साहब ने अल्लाह दाद चौहान को खेतों में अकेले काम करते देखकर घेर लिया और कहा कि कसम खाकर बताओ कि खादिम हुसैन पर वाकई जिन है या ये तुम लोगों का ड्रामा है। अब दादा चौहान के पास कोई रास्ता नहीं था, वो पीर साहब को टाल भी नहीं सकता था। उसने झूठी कसम खाने के बजाय साफ बता दिया कि ये गांव के कमजोर एतकाद लोगों के साथ मजाक और शरारत का खेल था। मगर यहाँ तो सारे ही कमजोर निकले और फिर ये बात फौरन सारे गांव में फैल गई। मैंने कह कहा लगाकर तीनों की शक्लें देखी तो हैरानी से उनकी आंखों के डेले बाहर आने को तैयार थे। बोले, क्या मतलब? यानी खादिम हुसैन पर सचमुच में जिन नहीं था? जब मैंने कहा नहीं तो उन्हें यकीन ही नहीं आया। जुनेद ने फौरन सवाल किया, तो वो सारी पुरानी मालूमात जो वो हर खानदान के बारे में रखते थे वो? हाँ, ये दिलचस्प बात है। एक रात सारे मुअज़्ज़िज़ीन बैठक में जमा हुए और इस ग्रुप से इस दिलचस्प आइडिया की पूरी तफसील मजे ले लेकर सुनते रहे और महजूज होते रहे। वहाँ जब भी ये बात पूछी गई तो पता चला कि असल में गुलाम फरीद की वालदा रहमत बीबी न सिर्फ एक पुरानी खातून थी बल्कि एक अरसे तक गाँव की दाई भी रह चुकी थी। इस तरह आधे गांव की तो वो माँ थी और गांव के हर घर में उनका आना जाना ऐसे था जैसे घर का फर्द हो। उन्हें एक एक घर की तारीख का पता था और चूंकि इन सब लोगों की बैठक गुलाम फरीद के घर पर थी और रहमत बीबी को सब माँ कहते थे, इस तरह उन्हें बहुत सी मालूमात तो पहले से थी और जिसके बारे में मालूमात नहीं होती थी उसको अगले मंगल का वक्त देकर ये लोग माँ से पूछ लिया करते थे। फैसल ने अगला सवाल दागा। मुअज़्ज़िज़ीन ने दावत में जिन्नात के आने का नहीं पूछा था। मुअज़्ज़िज़ीन ने सब कुछ पूछा था और सालों तक ये कहानी बड़ी दिलचस्पी से सुनी जाती रही। दावत में मुतासरा खानदान का एक फर्द इसलिए बुलाया जाता ताकि इस दावत को मिलजुल कर खाया जाए, ताकि कल को अगर कोई यही कहे कि तुम हमारी मुर्गियां खा गए तो उसको कहा जा सके कि मिलकर खाई थी, हमने अकेले नहीं खाई, तुम भी तो साथ थे। दरवाजे पर कुंडी पुराने तर्ज की जंजीर वाली होती थी। उसको ये इस तरह अटकाते थे कि थोड़ी देर में वो खुद ब खुद खिसक खिसक कर गिर जाती थी और खड़ाक से जंजीर दरवाजे पर जैसे ही लगती थी दरवाजे के दोनों पल्लुओं का झुकाव अंदर की तरफ ज्यादा होने लगता, इसलिए वो खुद ब खुद खुल जाते। जब दरवाजे खुलते तो नए शख्स का ध्यान इधर चला जाता। इतनी देर में उनमें से कोई दिए को हाथ मारकर बुझा देता और जैसे ही भाई शेर मोहम्मद उधर आ जाइए की आवाज आती, नया आदमी डर जाता और ये लोग थोड़ी देर में मुर्गियों का सफाया कर जाते और वो समझता शेर मोहम्मद खा गया। ये सुनकर सारे लौटपौट हो गए और पूछने लगे वो दरख्त पर दिए कैसे जलते थे। उस वक्त टीकों की दवाई रबड़ के ढक्कन वाली छोटी छोटी बोतलों में आती थी। डॉक्टर जब इन्हें खाली करके फेंक देते तो ये लोग जाकर अस्पताल के बाहर कूड़े से उठा लाते थे। उन्होंने इनको मुनासिब फासले पर डोरी में बांध बांध कर झालरें बना ली थी। उनमें तेल डालकर उनके मुंह पर थोड़ी सी रुई ठोंस कर उन झालरों को दरख्त की शाखों से बांध कर लटकाते थे। शाम को जाकर उन चिरागों की लोगों को आग लगाते थे। शीशे के इन दियों में जब एक दूसरे की रोशनी का अक्स पड़ता तो चमक और बढ़ जाती। इस तरह ये दिए आधी रात तक दरख्त को रोशन रखते थे। वलीद ताली बजाकर मुस्कुरा
मुस्कुराते हुए बोला, भाई टीकों की खाली बोतलों का इस तरह का इस्तेमाल और उनका ख्याल वाकई कमाल है, मगर आधी रात को गरम जलेबियां कहां से आई थीं? उन लोगों ने अपने इस आइडिया पर पूरा काम किया था। गांव के लोगों में सुनगुन लेने के लिए उनके 2-3 लोग मुकर्रर थे, जिनको शायद खुद भी नहीं मालूम था कि ये उनका ड्रामा है। इस तरह उनको पहले ही पता चल गया था कि आज रात इनसे जलेबियां मांगी जाएंगी। उन्होंने शाम को ही जलेबियों का थाल लाकर स्कूल की छत पर अंगारे सुलगाकर उन पर रख दिया ताकि जलेबियां गर्म रहें। भाई वाह, मगर ये बताओ कि क्या गांव वालों ने जिन उतारने वालों को उन पर कभी नहीं आजमाया था? ये वलीद का सवाल था। अरे कोई एक आया हो तो बताऊं। एक बार ऐसा हुआ कि एक मौलवी साहब गांव में किसी के मेहमान हुए। वो जिन्नात वगैरह का दम किया करते थे। उन्हें जब ये सारी बात पता चली तो उन्होंने कहा कि वो ये जिन उतार कर ही रहेंगे। खादिम हुसैन को जब दौरा पड़ता तो वो इस तरह सीधे अकड़ जाते थे जैसे कोई सीधा लकड़ी का तख्ता होता है। अगर कोई हाथों पर भी उठा लेता तो सीधे ही रहते थे। जब खादिम हुसैन को दौरा पड़ा तो उन्हें बुलाया गया। मौलवी साहब चारपाई पर खादिम हुसैन के पांव की तरफ बैठकर दम करने लगे। जैसे जैसे दम करते गए खादिम हुसैन की अकड़ कम होती गई और उन्होंने टांगे सुकेड़ना शुरू कर दी। वो खुश हुए कि सुकड़ रहे हैं तो इसका मतलब है जिन निकल रहा है। खादिम हुसैन इतने सुकड़ गए कि उन्होंने टांगे समेटकर सीने से लगा ली और घुटने गर्दन से जा लगे। फिर अचानक इस जोर से टांगे सीधी की कि पांव की तरफ बैठे मौलवी साहब उछलकर दूर जा गिरे और फिर उन्हें भागने के सिवा कुछ न सूझा। इसके बाद किसी को खादिम हुसैन के असली जिन्नात निकालने की जुर्रत न हुई और मुअज्जिजीन की महफिल में बाकायदा खादिम हुसैन से फरमाइश की गई कि वो दोबारा ऐसा करके दिखाएं। मैंने बात पूरी की ही थी कि किसी ने हवेली का दरवाजा खटखटाया। मैं जैसे ही ये देखने के लिए कि दरवाजे पर कौन है तख्त से उतरा। तख्त के ऊपर दरख्त से आवाज आई, रुक जाओ, दरवाजे पर कोई नहीं है, हमने खटखटाया है। हा 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 हा। हमें भी एक ख्याल आया है और साथ ही तख्त उलट दिया गया और कहा गया, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? जिन्नात के बच्चों को खराब करते हो। यहाँ इतने खतरनाक आइडियाज पर बातें करोगे तो हमारे बच्चे नई नई शरारतें नहीं सीखेंगे। फैसल तख्त के नीचे से निकलते हुए डरते डरते बोला, जो सुना रहा था उसको तो तुम लोगों ने पहले उठा दिया तख्त से, हमारा क्या कसूर था? आवाज आई, जो सुना रहा था इसका तो हम थोड़ा बहुत एहतराम इस वजह से भी करते हैं कि उसके बचपन में हम उससे फरमाइश करके सूरह मुजम्मिल सुना करते थे, मगर उस वक्त तो तुम्हें शौक चढ़ा हुआ था ना सुनने का। जाहिद ने नाराज होकर कहा, सारी कहानी तो तुम लोगों ने भी मजे से सुन ली, अब तुम्हें बच्चों के खराब होने का ख्याल आया है। आवाज आई, रुको, तुम्हारी ऐसी की तैसी, हमें और भी ख्याल आ रहे हैं, तुम्हें बताते हैं। हमें ताने देते हो और साथ ही पानी के खाली घड़े हवा में बुलंद हुए और उनकी पीठों पर जा लगे। बस फिर तीनों ने दम करने वाले मौलवी साहब के आइडिया पर अमल किया। दरख्त से आवाज भी आई कि रुको, हम तुम्हें इस हवेली और अपने बारे में बताते हैं। मगर वो दिन और आज का दिन, मैं अब भी उन्हें छेड़ता हूँ कि आओ तुम्हें जिन्नों की बातें और आइडियाज सुनाऊं, मगर उन्होंने कभी नाना की हवेली का रुख नहीं किया और मैं आज भी वहीं बैठा हूँ।